नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको इस वक्त की सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम सीरिया में असद शासन के अंत के बाद की स्थिति पर चर्चा करेंगे, साथ ही भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सीरिया में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिशें तेज। प्रधानमंत्री ने बताया कल की तुलना में हालात बेहतर। रूस ने बशर अल असद को दी शरण। रूस में सीरियाई एम्बेसी पर विद्रोहियों का झंडा। बांग्लादेश के दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भारत की चिंता से कराया अवगत। मोहम्मद यूनुस समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युंग सुक योल के देश छोड़ने पर लगा प्रतिबंध। योल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के कदम के कारण उन पर पद छोड़ने का बन रहा है दबाव। ताइवान तट पर चीन के युद्धाभ्यास के कारण हाई अलर्ट पर ताइवान। युद्धाभ्यास के लिए चीन ने नौसैनिक बेड़े और तटरक्षक नौकाओं को किया तैनात। और आइए पहली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। सीरिया में असद शासन का अंत हो गया है। सीरियाई लोग फिलहाल बशर अल असद के अत्याचारों से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहां विभिन्न इलाकों में विभिन्न विद्रोही संगठनों की मौजूदगी के कारण सीरिया के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उधर असद द्वारा बनाई गई जेल और कालकोठरी के कई राज भी सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच भारत ने शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत की है। ये रिपोर्ट देखिए। दमिश्क के ढह जाने का ऐलान तो रविवार को हो चुका था, लेकिन जश्न का सिलसिला अब भी जारी है। कोई आजाद फिजा में सांस लेने जैसा बता रहा है, तो कोई सीरिया के लिए नई सुबह। कई ऐसे भी हैं जिन्हें नए सीरिया में डर लग रहा है, लेकिन दुनिया चाहती है नया सीरिया ऐसा हो जहां हर समुदाय और वर्ग की भागीदारी हो। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हो रही है। इसमें सीरिया की ताजा स्थिति पर चर्चा होगी। उधर अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार को रूस ने शरण दे दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय लिया है। उधर मॉस्को में सीरियाई दूतावास पर विपक्ष ने अपना 3 सितारा वाला झंडा फहरा दिया। दूतावास खुला रहा और नए झंडे के साथ काम होता रहा। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो सभी सीरियाई समूह के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसे सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि बशर अल असद को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने भी सीरिया के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए एक शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दमिश्क में स्थित हमारा दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए उनके संपर्क में है। उधर सीरिया के जेलों से लोगों को छुड़ाने का सिलसिला जारी है। इससे पहले असद के महल में भी काफी लंबी सुरंग मिलने का दावा किया गया था। इस सुरंग में केवल राष्ट्रपति हाउस से बचकर निकलने का रास्ता नहीं है, बल्कि हमला होने और बाहर न निकल पाने की स्थिति में लंबे समय तक सुरंग के अंदर बिताने के सारे इंतजाम थे। ये सुरंग इतनी बड़ी है कि इसके अंदर बाकायदा साइन बोर्ड लगे हैं। सुरंग के दोनों ओर कई कमरे और मीटिंग रूम्स हैं। उधर इजराइल ने सीरिया में अपने सुरक्षा बलों की उपस्थिति को अस्थायी बताया है। साल 1974 की संधि के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इजरायली सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा है। यही नहीं, इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास 10 किलोमीटर अंदर सीरियाई जमीन पर कब्जा करके एक बफर जोन भी बना लिया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो सवाल ये है कि
बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। लोग वहाँ पर काफ़ी समय से परेशान थे, लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए थे, उससे तो उनको आज़ादी मिल गई है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, अगर हम सीरिया की देखें तो कई इलाकों में विभिन्न विद्रोहियों का कब्जा है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग विद्रोही हैं। ऐसे में वहाँ पर नई सत्ता का, नए सरकार का गठन कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और मेरे विचार से तो बहुत ही खतरनाक भी है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि विभिन्न हिस्सों पे विभिन्न गुटों का आधिपत्य अवश्य है, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आए हैं वो अबू बकर गोलानी है, जो कि एचटीएस के प्रमुख हैं। अगर आप देखें, इससे पहले ये अल नुसरा से जुड़े हुए थे, उससे पहले अल कायदा से जुड़े हुए थे। एक रेडिकल इस्लामिस्ट रहे हैं, कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमान संगठन रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने आप को थोड़ा मॉडरेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात अगर आप देखें दुनिया में कहीं पे भी, जहां पर भी इस तरीके के कट्टरपंथी संगठन आ रहे हैं, वो जब तक कमजोर रहते हैं अपने आप को उदारवादी दिखाने की कोशिश करते हैं, और एक बार जब पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं तो फिर वो अपने असली रंग दिखाने लगते हैं, जैसा हमने काबुल में देखा और ऐसा ही हम अन्य कई जगहों पर देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आसानी से नई सरकार बन पाएगी, क्योंकि ये लोग अन्य गुटों को अपने साथ शामिल करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अभी जो भी वक्तव्य दिए जा रहे हैं उनको मेरे ख्याल से ज्यादा महत्व देना उचित नहीं है, क्योंकि अभी ये अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं। तो मेरे विचार से आने वाले दिनों में ये काफी मुश्किल होने वाला है। आलोक जी, जैसा आपने अभी जो आप जवाब दे रहे थे, एक बात आपने कही कि जैसा हमने काबुल में देखा, और इसके प्रमाण हैं कि एचटीएस के साथ वहाँ पर जो तालिबान के लड़ाके हैं वो भी वहाँ पर लड़ रहे थे। ऐसे में एचटीएस अगर वहाँ पर जो सरकार बनती है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें जो कहा जा रहा है उसके अनुसार वहाँ पर जो शासन व्यवस्था बनती है और एचटीएस उसकी अगुवाई करता है, या एचटीएस के लीडर जिनका नाम आ रहा है वो अगुवाई करते हैं, तो ऐसे में अफगानिस्तान की तरह की जो बिल्कुल कट्टर शासन प्रणाली है इस्लाम की, वो वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके कितने ज़्यादा चांसेज हैं? एक काफी बड़ी संभावना है, और मेरे विचार से बशर अल असद की सरकार के गिरने के साथ ही एक लास्ट ऐसी सरकार जो कि सेक्युलर थी इस क्षेत्र में, उसका भी पतन हो गया है। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। और ये जो विद्रोहियों का जो गुट है, इसका कौन समर्थन कर रहा है? इसके भी समर्थक काफी लोग हैं। जैसे तुर्की तो समर्थन कर ही रहा है, वो चाह रहा था कि सीरिया के अंदर उसने अपनी काफी जगह तक, उसकी सेना ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। साथ ही साथ इजराइल को भी आपने देखा, गोलान हाइट्स से आगे आ गए, उन्होंने भी एक बफर जोन बना दिया है। तो इजराइल के पहले भी अल नुसरा के साथ कुछ संबंध रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये पता चले कि एचटीएस के साथ उनके संबंध थे। इस हमले का टाइमिंग भी अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। ये ऐसे टाइम पे हुआ जब हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका था, ईरान काफी कमजोर था, रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ था, और जैसे ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में संधि हुई, यहाँ पे ये कार्य शुरू हो गया। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कई विदेशी शक्तियों का हाथ है, जो शायद अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए उन्होंने इस कदम से जो बड़े खतरे की संभावना है उसकी तरफ शायद नजरअंदाज किया है। एक सवाल और यहाँ पर आता है कि कुर्द इलाके को छोड़ करके बाकी जो विद्रोही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि उनके बीच में अच्छा कोऑपरेशन था, अच्छा खासा उनके बीच में इस वक्त पे सामंजस्य बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जो कुर्द इलाका है, जो कुर्दिश रेवोल्यूशनरी हैं, उनके साथ इनके सामंजस्य कैसे बनेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। देखिए, कुर्दों के इलाके में तो ऑलरेडी टर्की ने थोड़ा हमला बोल ही दिया है, कुछ इंग्रेस भी हुआ है इन अपोजिशन की तरफ से। और ये हमें समझना चाहिए कि कुर्दों के इलाके में 900 अमेरिकी सैनिक हैं करीब, लेकिन कुर्दों को जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के शासन ने छोड़ दिया था अपने भाग्य पे, वैसी संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही ये अपनी पोजीशन सुदृढ़ करेंगे, ये कुर्दों के ऊपर हमला करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ये जो विद्रोही गुट हैं ये तुर्की से बहुत ज्यादा समर्थित हैं। और तुर्की कभी भी रजोवा और ये जो सीरियन कुर्दजैन से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि ये सैन्य रूप से काफी शक्तिशाली थे और अन्य कुर्दों के साथ इनके संबंध बने हुए थे, चाहे इराकी कुर्द हो या ईरानियन कुर्द हो। और तुर्की को हमेशा ये लगता है कि जो कोई भी कुर्दिश संगठन है
वो जो तुर्की में कुर्द हैं उनकी समर्थन करेगा और इसलिए वो उनके खिलाफ हमेशा कदम उठाता रहता है। और आपने देखा कि तुर्की की सेना कई बार इराक के कुर्दिस्तान में घुसी है और सीरिया के अंदर काफी समय से घुसी हुई है। बशर अल असद की सरकार तुर्की के इस तरीके के हस्तक्षेप का काफी समय से विरोध कर रही थी, तो अब उस सरकार को ही हटा दिया गया है। अब आगे चलकर क्या होगा इस पे कहना थोड़ा इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आलोक जी, एक ये जो खबर निकल के आ रही है सेडनाया जेल को लेकर के, उसके ग्राफिक्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बशर अल असद के शासन का अंत क्यों हुआ, किस तरह की वहाँ पर अत्याचार थे, किस तरह का वहाँ पर शासन तंत्र था। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बशर अल असद और उनके पिता हाफिज अल असद के जमाने से जो सीरिया में जो शासन प्रणाली है वो बहुत ही निरंकुश रही है और काफी दमनकारी रही है। और जब से गृह युद्ध शुरू हुआ, और गृह युद्ध में आपने देखा कि एक समय इनकी स्थिति बड़ी गंभीर थी और रूस, ईरान, हिजबुल्लाह के समर्थन से इन्होंने काफी बड़ा इलाका अपने नियंत्रण में कर लिया था और जो विपक्षी गुट थे उनको हरा दिया था। क्योंकि एक जमाना था जब दैश के कब्जे में भी काफी बड़ा हिस्सा था और अल कायदा से जुड़ा हुआ ये अल नुसरा संगठन भी काफी प्रबल था। तो इन सबको हटाया और आई थिंक जब इस तरीके का संघर्ष होता है तो कई बार देखा जाता है कि जो सरकारें होती हैं जिनके पास समर्थन नहीं होता वो काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं। और मेरे ख्याल से इन जेलों में जितने भी ऑटोक्रेटिक रिजीम्स आप देखेंगे जो तानाशाह रहे हैं, उन्होंने काफी दमन किया है अपनी जनता का। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बशर अल असद की जो सत्ता थी वो निरंकुश थी। और बशर अल असद खुद एक ऐसे संप्रदाय से आते थे जो एक अल्पसंख्यक संप्रदाय है, एलेवाइट शिया जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कई बार तो मेन स्ट्रीम शियास भी ये मानते हैं कि वो हेरेटिकल है, मतलब वो विधर्मी है। तो उसके बावजूद उन्होंने सत्ता पे काबिज रहे। लेकिन जो उनका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये था कि उनके अंदर शासन व्यवस्था में महिलाओं को काफी स्वतंत्रता थी, एक सेक्युलर स्टेट था और इस तरीके की स्थिति रही। लेकिन अब जो है उसके खत्म होने के बाद अब हम ये स्थिति देख रहे हैं कि जो है संगठन जो है धीरे धीरे कमजोर होता चला है। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने और वहां अंतरिम सरकार के गठन के बाद पहली बार भारतीय किसी उच्च अधिकारी ने बांग्लादेश की यात्रा की। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। विदेश सचिव ने इन मुलाकातों में दो टूक कहा कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच ढाका पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वहां की सरकार से साफ कहा कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मुद्दे को विदेश सचिव ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के सामने मजबूती से उठाया।
बैठक के दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमले की खेदजनक घटनाओं का भी मुद्दा उठा। विदेश सचिव ने बांग्लादेश सरकार से कहा कि भारत सकारात्मक और रचनात्मक संबंधों की दिशा में काम करना चाहता है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को भी समान व्यवहार करना होगा। विक्रम मिस्री की ये यात्रा बांग्लादेश में बदलाव के बाद भारत का पहला उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। विदेश सचिव ने बांग्लादेश को उन योजनाओं के बारे में बताया जो भारत बांग्लादेश में चला रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, पावर एंड वाटर एनर्जी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, काउंसलर कोऑपरेशन से लेकर कल्चरल इंगेजमेंट तक हमारा रिश्ता परस्पर लाभ का है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस रिश्ते को बरकरार नहीं रख सकते। मिस्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थानों को निशाना बनाए जाने की खबरें आती रही हैं। कुछ दिनों पहले एक हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भारत ने भी कड़ी चिंता जताई थी। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। सरकार ये आश्वासन भी दे रही है कि सभी धार्मिक समुदायों को सुरक्षा दी जा रही है। बावजूद इसके बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, आज जो भारतीय विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा है, ये कितना ज़रूरी था आज के परिप्रेक्ष्य में, इस दौर में जो दौर बांग्लादेश में अब बदल गया है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो दौरा था भारत बांग्लादेश को अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए किया गया। हालांकि इसका क्या फल निकलेगा अभी कहना मुझे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जो बांग्लादेश का जो अभी अंतरिम प्रशासन है, जो मोहम्मद यूनुस साहब जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये एक मुखौटा टाइप है। जो असली शक्ति है वो अब कट्टरपंथी शक्तियों संगठनों के पास जा रही है, वो दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होते चले जा रहे हैं। और दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें भारत विरोधी कहा जा सकता है। जैसे अभी इन्होंने कहा जो पुराना समझौता था इंटरनेट देने का उत्तर पूर्व क्षेत्र को, उसको मना कर रहे हैं। पाकिस्तान से आयात कर रहे हैं, पाकिस्तान से आयातित सामान की जैसे पहले निगरानी होती थी वो भी नहीं हो रही है। और अल्पसंख्यकों पे हमले हो ही रहे हैं, राजनीतिक विरोधियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, राजनीतिक विरोधियों के ऊपर केस पे केस फाइल किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके के हालात आज बांग्लादेश में हैं वो मेरे हिसाब से चिंताजनक है, और आवश्यक था कि भारतीय विदेश सचिव जाके उनको अपनी चिंताओं से अवगत कराते, और मेरे ख्याल से वही कोशिश की जा रही है। आलोक जी, जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी चिंताओं से उनको अवगत कराया, लेकिन इस सब के बीच वहाँ से जो प्रतिक्रिया आई वो प्रतिक्रिया ये आई कि यहाँ पर तो कोई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आप संख्या के रूप में देखें तो वो शायद हो सकता है कि अल्पसंख्यकों की जो हत्याएं हैं वो शायद उतनी ना हुई हो जितनी ओवरऑल हुई। लेकिन जिस तरीके का भय का माहौल बना दिया गया है, अल्पसंख्यक शिक्षकों को कितनी बड़ी संख्या में रोजगार से अलग कर दिया गया है, जो धार्मिक संगठन है उन पे हमले हुए हैं, मंदिरों पे हमले हुए हैं, गिरजों पे हमले हुए हैं, यहाँ तक कि शिया मस्जिदों और अहमदिया मस्जिदों पे भी हमले हुए हैं। तो इस तरीके की जो चीजें, बौद्ध धार्मिक संस्थानों पर हमले हुए हैं, तो ये सब जो चीजें हैं उसके कारण एक भय का माहौल बन गया है। और अल्पसंख्यक, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आज भय के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि आज बांग्लादेश के अंदर कोई कानून व्यवस्था रही नहीं है। अपने अपॉइंटेड जजेस हैं, अंतरिम सरकार ने अपने जजों को नियुक्त कर लिया है जो कुछ भी किसी भी मुद्दे पर केस फाइल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि सरकार उनके खिलाफ है, कट्टरपंथी संगठन जो है दिन प्रतिदिन हावी होते चले जा रहे हैं, जमात इस्लामी और इस तरीके के जो संगठन है उनकी सत्ता पे कब्जा यहीं पर आलोक जी आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा मैं कि जो आप अभी बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ वो लोग संबंध बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है, बांग्लादेश के जो भारत के साथ संबंध रहे हैं, इस सब के बीच अगर बांग्लादेश
पाकिस्तान के साथ, कट्टरपंथियों के साथ संबंध बढ़ाता है, तो ये बांग्लादेश के लिए कितना व्यवहारिक है, कितना लॉन्ग टर्म ये एक स्ट्रेटेजी है बांग्लादेश के लिए, क्या ये सफल होगी? देखिए, बांग्लादेश के लिए सफल होगी कि नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जमाते इस्लामी जब 71 में स्वतंत्रता का युद्ध हुआ तब भी वो पाकिस्तान के पक्ष में थी। तो आज भी बांग्लादेश के अंदर एक संख्या है ऐसे लोगों की जो आज भी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब ये सफल होगा बांग्लादेश के हिसाब से तो आर्थिक रूप से तो उनके लिए डिजास्टर्स होगा ही होगा। अगर आप देख लें 71 के बाद बांग्लादेश ने जो आर्थिक रूप से प्रगति की उसमें एक बड़ा योगदान शेख हसीना की हुकूमत का था। जब उसने बांग्लादेश ने काफी आर्थिक रूप से और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों में काफी प्रगति की। लेकिन अब अगर कोई वैचारिक मुद्दों से या किसी अन्य कारण से पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हो या पाकिस्तान का समर्थक बनना चाहता हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? पर्दे के पीछे ये है, पर्दे के पीछे चीन की भूमिका किस तरह से देखते हैं आप वहां पर? देखिए, ऐसा है कि हकीकत ये है कि जब शेख हसीना की सरकार गिरी तो अगर सबसे ज्यादा नुकसान भारत का हुआ तो दूसरे नंबर पर नुकसान चीन का हुआ। सबसे ज्यादा जो इसमें योगदान था वो पाकिस्तान और अमेरिका का था, बाकी चीन का। चीन ने हालांकि अपने संबंध जो है अंतरिम प्रशासन से जल्द ही सुधारने की कोशिश की है। चीन की जिस तरीके की नीति रही है उसको किसी के हिंसा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीन का जो संबंध है वो अंतरिम प्रशासन से बेहतर हो गए हैं। हालांकि चीन को शेख हसीना की सरकार के जाने से भी काफी नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है। मुझे नहीं लगता कि अभी चीन इस स्थिति में है कि अंतरिम प्रशासन को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन पाकिस्तान समर्थक एलिमेंट्स जो हैं आज बांग्लादेश में काफी एक्टिव हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनसे भी ज्यादा जो पश्चिम समर्थक लोग हैं, जो पश्चिमी राजनयिक हैं, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। शायद एक अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो ये नहीं देख रहे कि इस प्रक्रिया से कट्टरपंथी शक्तियां जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही हैं। अमेरिका में जब जनवरी में वहां पर प्रशासन बदलेगा, कुछ फर्क दिखेगा इसमें? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर फर्क दिख सकता है। और इसी कारण जो लोग सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं वो लोग काफी चिंतित हैं इस अमेरिकी चुनाव के नतीजे से। उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वक्तव्य भी दिया अल्पसंख्यकों के पक्ष में, उससे वो थोड़ा कुछ घबराए हुए हैं। जो कट्टरपंथी शक्तियां उससे पहले काफी उत्साहित थी कि वो पूरी तरह से कब्जा कर लेंगी हुकूमत पे, वो थोड़ा घबराई हुई हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये समय है कि हमें बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि कट्टरपंथी शक्तियों को रेन इन किया जाए। नहीं तो एक बार ये भारत कैसे दबाव बना सकता है? देखिए, भारत बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। अगर आप चाहें, हम तो अभी जो अवामी लीग के लोग जो बेचारे भाग के आ रहे हैं, हम उनको शायद से वीसा भी नहीं दे रहे। तो अगर हम चाहें तो हम उनको समर्थन देना शुरू कर सकते हैं। और आज भी जैसे मैंने कहा, बांग्लादेश के अंदर 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो आज भी अवामी लीग के समर्थक हैं। और ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि तो हमें अंतरिम प्रशासन पर दबाव बनाना ही चाहिए कि कट्टरपंथी शक्तियों को सत्ता से बाहर करा जाए। ठीक है आलोक जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इन दोनों विषयों पे आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी और अपना विश्लेषण भी हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। योल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के असफल प्रयास के कारण उनके पद छोड़ने की मांग बढ़ रही है और नेतृत्व संकट गहरा रहा है। हालांकि शनिवार को राष्ट्रपति योल को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया के तहत हुए वोट के दौरान राष्ट्रपति को जीत मिली है, लेकिन भ्रष्टाचार जाँच कार्यालय ने उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के बाद पहली बार बोलते हुए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। बहुत से लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ रही है, बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया।
एक टेलीविजन इंटरव्यू में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि वो जनवरी में पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले कौन से फैसले लेंगे। उन्होंने कहा, अमेरिका में जितने भी अवैध आप्रवासी हैं उन्हें निकाल बाहर करेंगे, बर्थ राइट सिटीजनशिप में बदलाव करेंगे और वे अमेरिका में आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे अबॉर्शन पिल्स पर बैन नहीं लगाएंगे। अमेरिकी समाज में अबॉर्शन एक बड़ा मुद्दा है। अब इस मुद्दे पर ट्रंप ने अपने रुख में नरमी के संकेत दे रहे हैं। चीन द्वारा ताइवान तट और आसपास के इलाकों में बड़े युद्धाभ्यास को देखते हुए ताइवान ने सोमवार को अपना अलर्ट स्तर बढ़ा दिया है। ताइवान ने कहा कि चीन ने नौसैनिक बेड़े और तटरक्षक नौकाओं को तैनात किया है। दरअसल चीन के पास वर्तमान में ताइवान, दक्षिणी जापानी द्वीपों और पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के पास पानी में लगभग 90 नौसेना और तटरक्षक जहाज हैं। घाना के पूर्व राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति महामुद बावूमिया के हार स्वीकार करने के बाद देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। शनिवार के हुए चुनाव के बाद राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो के नेतृत्व में सत्तारूढ़ न्यू पैट्रियाटिक पार्टी की 2 बार से चली आ रही सत्ता समाप्त हो गई। एनपीपी का शासनकाल सबसे खराब आर्थिक संकट, उच्च मुद्रास्फीति और ऋण डिफॉल्ट के लिए जाना जाता है।